हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के पार्ट नंबर 1, जिसमें आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी की दूसरी क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का जो सिलेबस था, क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, हम वो जान चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहली बात हम इसके उद्देश्यों को पढ़ेंगे और फिर आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए रहने वाला है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, पहला क्वेश्चन ये। और लोकतंत्र की आपको इसके अंदर क्या बताना है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी को इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होता क्या है पहले आपको ये समझना है। इसके बाद ही आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि इसमें लोकतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर इस पाठ में हमें बताया गया है भारत और ग्रीक दोनों देशों में, दोनों स्थानों पर अगर हम देखें तो लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है, क्या लोकतंत्र का इतिहास रहा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यह लेसन हमें यह भी बताएगा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक स्रोतों में आधुनिक समय में दोनों जगहों पर लोकतंत्र में कितनी भिन्नता है। भारत में जिस प्रकार का लोकतंत्र मौजूद है, विश्व के और देशों से वो किस प्रकार से अलग है। साथ ही साथ आज के ज़माने में लोकतंत्र जो है उसे बाकी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। साथ ही साथ लोकतंत्र में आज वर्तमान समय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन गए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बन गए, कुछ इंपॉर्टेंट घटक बन गए। तो वो कौन कौन से घटक हैं जो लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, हम उन घटकों की भी चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर और इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देना वो संभव नहीं है। और जैसा कि हमने क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि आज का जो वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है उसमें रहेगा लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की क्या विशेषता है। ये दो क्वेश्चन आप सभी को आज की इस क्लास में सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम देखें शासन तंत्र। हर एक देश के अंदर कोई ना कोई शासन तंत्र होता है और शासन तंत्र बेसिकली होता क्या है, उस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है ये हमें उस देश के शासन तंत्र से पता चलता है। शासन तंत्र की बात करें तो शासन तंत्र अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे लोकतंत्र, इसके बाद में तानाशाह और इसके बाद में हम कहें तो एक राजतंत्र। तो अलग अलग प्रकार की हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है, शासन तंत्र देखने को मिल सकता है। लेकिन हम देखते हैं वर्तमान समय में, आधुनिक समय में विश्व में अधिकतर देशों में लोकतंत्र काफी प्रिय है। लोकतंत्र की प्रसिद्धि का एक कारण ये है क्योंकि जहाँ पर भी लोकतंत्र होते हैं वहाँ पर जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है। जनता अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चुनती है और सरकार तब तक अपने पद पर कायम रहती है जब तक वो जनता के लिए अच्छे तरीके से कार्य करती है। जैसे ही वह जनता के लिए कार्य करना बंद कर देती है, वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ के शासन तंत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जनता या तो विद्रोह के माध्यम से या फिर जब कभी भी चुनाव होते हैं उस तरीके से शासन तंत्र को बदलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने बचपन से छोटी क्लासेस में, क्योंकि हम इसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमने लोकतंत्र शब्द पहले ज़रूर सुना होगा। और लोकतंत्र को सुनने के बाद में हमारे दिमाग में एक दो बात तो क्लियर हुई होगी पहले से ही कि लोकतंत्र यानी जनता का शासन, यानी लोगों का तंत्र। और लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के अंदर हम देखते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं वर्तमान समय में भाई लोकतंत्र को कई तरीके से देखा जा सकता है, जैसे उदारवादी लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, अधिनायकवादी लोकतंत्र। हम लोकतंत्र को कई तरीके से बांट सकते हैं। उदारवादी लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहां पर जनता को जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं, जनता के अधिकारों की रक्षा सरकार करती है और जनता के ऊपर कम से कम प्रतिबंध है। जब हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो समाज में अधिकतर निर्णय जो है
जनता की आम सहमति से लिए जाते हैं। और अधिनायक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि शासन तंत्र में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सब वहाँ की जनता की इच्छा अनुसार ही लिए जाते हैं। अब हम औद्योगिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जहाँ पर व्यापारिक वाणिज्यिक जो व्यवस्था है वो जनता के अकॉर्डिंग ही निर्धारित की जाती है। तो आप यहाँ पर ये समझेंगे। अब जहाँ पर लोकतंत्र को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि लोकतंत्र जो शब्द है आप देख रहे हो, जब से लोकतंत्र लोकतंत्र मैं आपके सामने कह रहा हूँ, तो जो ये लोकतंत्र शब्द है इसकी उत्पत्ति यानी इस वर्ड की शुरुआत जो है प्राचीन यूनान के समय से मानी जाती है। यानी प्राचीन यूनान जब हुआ करता था तब से ही लोकतंत्र शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन लोकतंत्र शब्द जो है वो हिंदी में इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें उस समय 5वीं शताब्दी में जब यूनान मौजूद था, तो उस समय एक विद्वान थे यूनान के जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या विद्वान का नाम था? हेरोडोटस। इनके द्वारा सबसे पहले लोकतंत्र शब्द को क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया, जिसमें इन्होंने लोकतंत्र को डेमोक्रेसी नाम के शब्द से संबोधित किया है। इन्होंने बताया है कि लोकतंत्र जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और डेमोक्रेसी जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। यहाँ पर हम देखेंगे एक तंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र जैसे और भी शासन तंत्र होते हैं, लेकिन हम देखें लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो इन सब से भिन्न है, क्योंकि इन सब के अंदर हम देखते हैं जहाँ एक तंत्र है वहाँ पर एक व्यक्ति की शासन व्यवस्था चलती है, अधिनायक तंत्र है वहाँ पर अधिनायक होता है उसकी शासन तंत्र, और कुलीन तंत्र वहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं या जो मंत्री होते हैं उनका शासन चलता है। लेकिन अगर हम देखें लोकतंत्र की, तो ये प्राचीन यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप देखोगे एक तो डेमोस है और दूसरा शब्द है क्रेटिस या क्रेटियास। तो हम कहते हैं डेमोस यानी इसका अर्थ होता है नागरिक, और जो आपका क्रेटोस शब्द है इसका अर्थ होता है शासन, यानी नागरिकों का शासन या नागरिकों की शक्ति। इस प्रकार अगर हम लोकतंत्र को देखें तो लोकतंत्र को हम कह सकते हैं कि ये कैसी शासन व्यवस्था है? ये लोगों की एक शासन व्यवस्था का नाम है। हालांकि डेमोस शब्द प्राचीन यूनान के अंदर मूलतः गरीब और बहुसंख्यक लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि प्राचीन यूनान में गरीब लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। इसीलिए गरीब लोगों के बहुसंख्यकता को दर्शाने के लिए डेमोस शब्द का उस समय उपयोग या प्रयोग किया जाता था। इस पाठ के अंदर, इस लेसन के अंदर हम लोकतंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को पढ़ेंगे, या लोकतंत्र से जुड़ी हुई हम बहुत सारी बातों को या उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की पद्धति या जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है वो अधिकतर लोगों की जब सहमति होती है तभी निर्णय हो पाता है। लेकिन वहीं इसके विपरीत हम राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र को देखें तो जो सत्ता में कुछ एक लोग ही होते हैं उनकी ही इच्छा अनुसार शासन होता है। वहीं लोकतंत्र इनसे विपरीत होता है, इसमें अधिकतर जनता जिस प्रकार से चाहती है उस प्रकार के निर्णय इसमें लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ 4 बातें या 4 प्रकार से ये बताया गया है, 4 पहलुओं को बताया गया है लोकतंत्र के, जिसमें लोकतंत्र का सबसे पहला संबंध बताया गया है कि जो इसका निर्णय प्रक्रिया होता है वो अधिकतर समूह के लिए बाध्यकारी होता है। यानी समाज के अधिकतर लोग एक तो मिलकर निर्णय लेते हैं, दूसरा जो भी निर्णय लिया जाएगा समाज के सभी तबकों के लिए बाध्यकारी होगा, सभी को मानना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो लोकतंत्र की परिभाषा में हमें यह भी पता चलता है कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसमें अधिकतर लोगों को अगर शामिल किया जाता है तो ही लोकतांत्रिक कहा जाएगा। अगर अधिकतर लोग उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं मानी जाएगी। और इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो भी लोग निर्णय ले रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा से यानी अपनी खुद की इच्छा से होना चाहिए, ताकि बहुमत सरलता से हासिल किया जा सके और अच्छे से उस पर निर्णय लिया जा सके। तीसरी बात कहें तो लोकतंत्र की परिभाषा किसी मानदंड से अभिप्रेरित नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा में सुसंगत यही है कि किसी विशेष संदर्भ में लोकतंत्र के लिए वांछनीय नहीं है। लोकतंत्र के लिए वांछनीय ना होने का मतलब लोकतंत्र जो है वो किसी से छुपकर नहीं बल्कि सभी जनता के समक्ष किया जाएगा उसके निर्णय, और सभी के लिए वो कैसे होंगे? नियमन रूप से बाध्यकारी होंगे। लोकतंत्र में
समानता का भाव देखने को मिलता है। यानी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही लोगों को अधिक अधिकार मिलेंगे, सबके जो मानदंड जो होंगे वो एक समान होंगे, सबको बेहतर माना जाएगा। देखो, लोकतांत्रिक सरकार दो तरीके की होती है। एक एक ऐसी होती है जिसे हम लोकतंत्र को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं लोकतंत्र को। एक होता है आपका प्रत्यक्ष, जिसे हम डायरेक्ट लोकतंत्र कह देते हैं, और दूसरा आपका हो जाता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ऐसा होता है जहां पर जनता क्या करती है, हर एक निर्णय निर्माण में उसकी मुख्य भूमिका होती है। हम कह सकते हैं किसी एक जगह पर सोशली लोग इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, जो भी फैसला लेना होता है उसे सभी अपनी आम सहमति में, जैसे ग्रामीण इलाकों में पंचायतों में होता है, ठीक उसी प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। लेकिन जब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसा भारत और आज के विश्व के देशों में हमें देखने को मिलता है, जनता क्या करती है, केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव या जो भी उनके उम्मीदवार है उनको चुन देते और उनका काम खत्म हो जाता है। अगर एक्चुअल में हम देखें तो लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिकतर लोगों की जो है भागीदारी सुनिश्चित होती है। अधिकतर लोग अपने कार्यों को या अपने हिसाब से शासन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार वह रूप है जहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के ऊपर शासन करते हैं और वो जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन करते हैं। उनका पद और शासन केवल तब तक ही उस पद पर रहता है जब तक जनता उसे सपोर्ट करती है। जैसे ही जनता उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देती है, वैसे ही हम देखते हैं कि उनके निर्णय जो होते हैं वो नहीं माने जाते, उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। अब जनता विद्रोह करके भी ये काम कर सकती है, उनको हटा सकती है, या फिर अगली बार जब चुनाव होगा तो उसे उनसे नाराजगी जताकर या उनको ना चुनकर भी हम देख सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को देखें तो भाई वहाँ पर उनको नागरिकों को अधिकार होते हैं, वो अपने और उनके नेता जो होते हैं उन नागरिकों के प्रति जवाबदेही होते हैं। इसका मतलब ये है कि लोकतांत्रिक एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर जनता जो होगी वो जैसा चाहेगी सरकार उसी हिसाब से काम करेगी। और लोकतंत्र एक गतिशील और निरंतरशील व्यवस्था है। गतिशील व्यवस्था होने का मतलब ये है कि वो कुछ एक लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था को नहीं देता, बल्कि वो लगातार सतत विकास की प्रक्रिया है। जो अच्छा शासन करेगा वो लगातार सत्ता में बना रहेगा, जो अच्छा शासन नहीं करेगा वो सत्ता से बाहर हो जाता है। अब हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हालांकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए और भी लेकर आऊंगा, लेकिन जो आपकी बुक कहती है पहले आप इससे समझिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कहा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि लोकप्रिय और संप्रभुता। लोकप्रिय मतलब अधिकतर निर्णय ऐसे लिए जाएंगे जो जनता को पसंद होंगे, और वो जनता कैसे होंगे, स्वयंप्रभु होंगे। स्वयंप्रभु होने का मतलब है कि भाई शासन में जो भी लोग सत्ता में आएंगे वो जनता की स्वयंप्रभुता का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने के बाद में जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी, जनता पे पूरी तरीके से ऐसे कंट्रोल करेंगे कि जैसे वही राजा हैं और या वही शासक वर्ग से संबंध रखते हैं और कोई नहीं। जनता के हिसाब से शासन करना है और शासन की शक्ति जनहित में ही निहित होती है। जनता जब तक उन्हें सपोर्ट करेगी तब तक ही वो सत्ता में रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी जिन भी लोगों को चुना जाएगा, नागरिक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेर फेर के क्या करेगी, अपनी सत्ता को यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी। और नेता का भी ये कर्तव्य बनता है कि जिन जनता ने उनको चुना है या जिन जनता ने नहीं चुना है, ऐसा भी होता है कि जिन क्षेत्रों से उसको वोट कम मिले और जिन क्षेत्रों से वोट ज़्यादा मिले, तो जो भी नेता काम कर रहा है वो सभी के लिए एक समान या एक बराबर पॉलिसीज को बनाए, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात करें, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। शक्तियों का विभाजन का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। तो सरकार क्या करेगी, अपनी अलग अलग शाखाएं बनाएगी और उन शाखाओं में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर और भी जिस हिसाब से उन्होंने अपने शक्ति का विभाजन कर रखा है, शक्ति किसी एक ही हाथ में पूरी तरीके से केंद्रित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि किसी कुछ लोगों के हाथ में सत्ता स्थापित ना हो जाए। विधि का शासन का मतलब है कि आपने देखा होगा हर देश में जहाँ पर भी लोकतंत्र होता है, अधिकतर देशों में संविधान होता है। संविधान में सारे नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं। उस देश में शासन कैसा होगा, विधि का, जो भी संविधान के अकॉर्डिंग होगा। सरकारी अधिकारी क्या करेंगे कि भाई कानून के अकॉर्डिंग ही, कानून के हिसाब से ही क्या करेंगे, शासन करेंगे। कोई भी कानून से सरकार या कोई भी व्यक्ति, सरकार, सत्ता कानून से ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत अधिकारों का क्या होगा, संरक्षण होगा, यानी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। नागरिक के सभी अधिकारों की, नागरिकों को मूलभूत अधिकार जैसे स्वतंत्रता प्रदान है, समानता होगी, न्याय लेने का अधिकार होगा और
उन्हें कानून की तरफ से उन अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार का ये दायित्व है कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा करे, जैसे जनता के पास में भाषण देने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, समाचार पत्र पत्रिकाओं को स्वतंत्र रूप से खबर छापने का अधिकार, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुलवादिता का मतलब है लोकतंत्र में हमें एक पक्ष ये भी देखने को मिलता है कि अधिकतर फैसले जो होंगे वो ऐसे लिए जाएंगे जो अधिकतर लोगों को फायदा पहुंचाए या फिर अधिकतर लोगों को की सहमति से लिए जाएंगे। लास्ट पॉइंट बचता है आपका जवाबदेही का। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी नेताओं को चुनेगी तो नेता जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी और जनता का जो भी इच्छा होगी जनता की उसके हिसाब से ही वो काम करेगी। चुनाव में और अन्य स्थानों पर जैसे जब भी चुनाव होंगे अगर वो जनता के हिसाब से काम नहीं करेगी तो जनता उसे हटा भी सकती है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। लोकतंत्र के अंतर्गत अब आगे भी बताया गया इस लोकतंत्र के अंतर्गत अंतर्गत एक ऐसी सरकारी व्यवस्था शामिल किया गया है जो लोकतंत्र यानी लोकप्रिय संप्रभुता यानी जनता की इच्छा अनुसार काम करेगा। जनता को उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनता के हिसाब से शासन नहीं हो, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जहाँ पर भी जनशक्ति होगी यानी शक्ति जो होगी पावर जो होगी जनता में ही नहीं तो लोकतंत्र के जो है लोकतंत्र के अंदर ये भी बताया गया कि जैसे संविधान निर्माण या स्वतंत्रता निष्पक्षता इन सब चीज़ों को बनाए रखेंगे। बाकी मेन बात जितनी भी थी हमने ऊपर बता दी है। कुछ ऐसी बातें पेपर में क्वेश्चन सिंपल बनेगा लोकतंत्र क्या था और लोकतंत्र किसे कहते हैं, या फिर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी बन सकता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ में लोकतंत्र की विशेषताओं को बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है जैसे आप टेलीग्राम पर से जुड़ सकते हैं। लगभग 1000 लोग जुड़ चुके हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी जो भी क्वेरी है अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमको भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली